चुनाव की तैयारी हुई तेज। प्रियंका गांधी का लखनऊ में बड़ी बैठक, रणनीति पर संगठन से मंथन। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने जनपद के सभी स्वास्थ्य इकाइयों, पशु अस्पतालों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जनपद की समस्त नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए, कूड़ा वाहनों में बायोमेडिकल न डाला जाए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन ने बताया कि जनपद में स्वास्थ्य विभाग की 282 इकाई हैं, जिनमें से जिला चिकित्सालय बुराड़ी और श्री देव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्र नगर से बायोमेडिकल वेस्ट का उठान व निस्तारण एक एनजीओ करता है। इसके अलावा अन्य चिकित्सालयों में बायोमेडिकल वेस्ट का डीप बरियल के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वहीं 59 स्वास्थ्य इकाइयों को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना शेष है। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर LD सेमवाल, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वैज्ञानिक सहायक रविंद्र पुंडीर के अलावा नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी भी उपस्थित रहे। टिहरी जिले के चंबा क्षेत्र में राशन डीलरों ने सूत्रीय मांगों को लेकर खाद्य निरीक्षक कार्यालय में बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राशन डीलरों ने कहा कि वो पहली तारीख से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई, जिस कारण आज से उनका अनिश्चितकालीन 2 घंटे का धरना शुरू किया गया। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार के द्वारा उनकी मांग पर कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि राशन डीलर अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के सामने कई बार अपनी मांगे रख चुका है, लेकिन सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार हमारी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं करती तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे। सरकार से ये मांग है कि जितना भी हमने 2001 से लेके 2021 तक जो हम लोगों ने काम किया है, प्रत्येक विक्रेता ने उनका अवशेष भुगतान लाभांश सहित तत्काल सरकार हमें मुहैया कराए और आगे की जो हमारे इनके राशन डीलर की जो मांग है उसके बाद इस सितंबर के बाद 2021 के हमें सरकार मानदेय की व्यवस्था करे, क्योंकि वन नेशन वन कार्ड की जो व्यवस्था लागू हो चुकी है, इस पर राशन कार्डों की संख्या के आधार पर कोई गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता किसी भी दुकान पे एट ए टाइम कहीं भी राशन ले सकता है। इसलिए सारी दुकानों की व्यवस्था एक जैसी मानी जाए और सबको सम्मान मानदेय की व्यवस्था सरकार करे। और ये हमारी जो उचित मांग है, सबसे पहले जो हमारा देय है सरकार पे, उसका हम तुरंत भुगतान चाहते हैं, तभी जाके आगे कुछ बात बन सकती है। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष PC गोरखा द्वारा नई टिहरी स्थित विकास भवन सभागार में कई विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गोरखा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला योजना, राज्य योजना और केंद्र पोषित योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि को अनुसूचित जाति वर्ग पर ही खर्च किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि व्यक्तिगत योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाए, साथ ही इन योजनाओं को मनरेगा से कन्वर्जन कर बकरी बाड़ा, मुर्गी बाड़ा, गौशाला तथा मत्स्य तालाब आदि बनवाकर इसका लाभ लाभार्थियों को दिया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद में विकास खंडवार सर्वे कार्य करवाकर आवास विहीन लोगों का डेटा तैयार कर लिया जाए, ताकि योजना के अंतर्गत पोर्टल खुलने पर उनका पंजीकरण किया जा सके। उन्होंने विभिन्न विभागों के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत जो प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए निर्धारित है, वो निर्माण कार्य अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ही कराए जाएं। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
आज वनग्राम के लोग सुंदर खाल से 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए तहसील पहुंचकर एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपना चाहा, लेकिन एसडीएम के मौजूद न होने पर नायब तहसीलदार जी को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और नेता दल भी पहुंचे। वहीं ग्राम वासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आजादी से लेकर 21 साल उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही। आज तक वनग्राम के लोगों में बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर लगातार आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन सरकारों द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं होती। आम आदमी पार्टी की ओर से ग्राम वासियों को भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 6 महीने में इंतजार करके एक बार आम आदमी की सरकार बनाइए। निश्चित रूप से आपको सारी सुविधाएं दिल्ली की तरह यहां पर भी मिलेंगी। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के 27 सितंबर को भारत बंद के आह्वान पर रामनगर में भारत बंद के समर्थन में तमाम व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखकर अपना समर्थन दिया। देखिए, सुंदरखाल हो या रामनगर क्षेत्र में रह रहे टोटल 24 वनग्राम हो, ये वास्तव में आज भी स्वतंत्र भारत में मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। आपका रामपुर टोनिया हो, सुंदरखाल हो, आपका जो है चोपड़ा हो, भलौन हो, आपका मालधन से लगे हुए क्षेत्रों करीब 24 वनग्राम हैं जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। पिछली सरकार ने इन सभी वनग्रामों को मूलभूत सुविधा देने संबंधित प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा था, जो आज तक भारत सरकार में विचाराधीन है। हमने वन गुजरों को वनों में खेती करने की भी इजाजत दी थी और यहाँ विद्युतीकरण शुरू किया था। मौलिक अधिकारों में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तटबंध, सुरक्षा हेतु तारवाड़, गांव के अंदर पुल, रोड, सड़क इत्यादि की मांग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिसमें कि सारे विभागों द्वारा हमारे पास पत्राचार हुए हैं और डीएफओ साहब ने कहा है कि 80 के वन अधिनियम के तहत आपको मूलभूत सुविधाएं दी जा सकती है। हमें कहते हैं 16 किलोमीटर की दूरी में हमें तहसील पर आए हैं और हमें ना लाइट है ना पानी है, बच्चों के लिए पढ़ाई की सुविधा नहीं है। बच्चे एक अंधेरे में जी रहे हैं और वहाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं और वहाँ पे नदी भी आ जाती है, कोसी नदी भी आ जाती है और क्या कहते हैं कई घरों पे बग भी गए हैं और वहाँ पे बहुत ज्यादा जानवरों की भी डर भी है। हमें पहले आनी चाहिए कई पार्टियां आगे हैं लेकिन आश्वासन हमें कोई भी नहीं मिला किसी चीज की। पहले तो दिक्कत है हमें लाइट की, वहाँ पे लाइट नहीं है और वहाँ पे राजस्थान गांव घोषित भी नहीं किया है अभी तक। आश्वासन नहीं मिलता है लेकिन बाकी मिलता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिजली पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने जैव विविधता के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अनुसंधान केंद्र ने हल्द्वानी में एफटीआई परिसर में करीब 4 एकड़ जमीन में पाम गार्डन की स्थापना की गई, जिसमें उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों और विदेश से पाम प्रजाति के पौधे लगाए गए। बताया जा रहा है कि यह भारत का सबसे बड़ा और उत्तराखंड का पहला एकमात्र पाम गार्डन है। वहीं वन संरक्षक संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि पाम गार्डन की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य पौधों की दुर्लभ और अन्य प्रजातियों को संरक्षण कर लोगों को जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि 3 साल की अवधि में यह पार्क तैयार किया गया, जिसमें CAMP योजना के तहत करीब 16 लाख की राशि से तैयार किया गया। उन्होंने बताया कि उत्तर भारत का पहला पाम गार्डन तैयार किया गया, जिसमें पाम की लगभग 20 प्रजातियां लगाई गई हैं जो संकटग्रस्त और खतरे में हैं। उत्तराखंड के पहले पॉमटेम गार्डन में ताड़ की लगभग 100 विभिन्न प्रजातियां हैं। केवल ताड़ है जो 0 से नीचे के तापमान में जीवित रह सकता है और उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड द्वारा खतरे के रूप में घोषित किया गया है। 202 जो पालमेसी फैमिली है उसमें 202 वंश के और करीब 2600 प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। और वन विभाग के शोध अनुसंधान विभाग ने एक बहुत महत्वपूर्ण पहल की है, जहां जैव विविधता संरक्षण के लिए उन्होंने 114 पाम की प्रजातियों को यहाँ इंट्रोड्यूस किया, जिसमें 5 से 6 राज्यों से इन पामों को लाया गया है। और उत्तराखंड का जो पाम है ट्रैकिकार्पस टाकिल जिसको हम कहते हैं, वो रेयर एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। उसके साथ साथ ये सब जो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च के
पॉइंट से बहुत महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में निश्चित रूप से उभरा है। साथ ही उन्होंने जो इस पाम गार्डन के इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए काना की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया है, साथ ही एवेन्यू ट्रीज के साथ उन्होंने हिबिस्कस की स्पीसीज को इंट्रोड्यूस किया है। तो एक शोध को एक नई दिशा मिलेगी और पूरे उत्तर भारत का ये पहला महत्वपूर्ण केंद्र है जहां जैव विविधता संरक्षण के साथ साथ सतत विकास की बात निश्चित रूप से प्रभावी होगी। ये उत्तराखंड का पहला है और उत्तर भारत का सबसे बड़ा पाम का गार्डन है ये। यहाँ पे 114 प्रजातियाँ हैं और यहाँ पे कई ऐसी प्रजातियाँ जो बहुत ही दुर्लभ हैं, संकटापन्न है, IUCN की रेड लिस्ट में है और कई दूसरे राज्यों की भी प्रजातियाँ यहाँ पे ले आके लगाई गई हैं। तो उद्देश्य है कि आम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके और एक ये अपने तरह का एक अलग संरक्षण केंद्र विकसित हो सके। एक राज्य के लिए गर्व का विषय होगा और हल्द्वानी के लिए। उत्तराखंड के द्वाराहाट में विपिन त्रिपाठी कुमाऊं प्रौद्योगिकी संस्थान में सेना के जवानों के द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव का 75वां वर्षगांठ मनाया गया। सबसे पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर ब्रजेश कुमार अवस्थी द्वारा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और उसके बाद एनसीसी के छात्रों द्वारा परेड व मार्च पास की गई। मंच पर ब्रिगेडियर कमांडर कांगो ब्रिगेड सैन्य अधिकारी कमांडिंग ऑफिसर के साथ साथ सिविल के अधिकारीगण मंच पर मौजूद थे, जिन्हें मार्च पास के दौरान सलामी दी गई। एनसीसी के मार्च के द्वारा द्वाराहाट की स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। एक से एक सुंदर कार्यक्रम यहां पर किए गए और पंजाब के द्वारा पंजाब भांगड़ा यहां पर दिखाया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी जन सामान्य का सेना के द्वारा स्वागत व अभिनंदन किया गया। का दिन बहुत ही हर्ष और उल्लास का है। जैसे कि आपको पता है कि हम यहाँ पे आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 मना रहे हैं और गरुड़ डिवीज़न की तरफ से ये आयोजित हुआ है। आज यहाँ से एक साइकिल रैली निकाली गई है जो कि 75 गांवों में कुमाऊं के क्षेत्र में जाएंगे और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलेंगे, खासतौर से एक्स सर्विसमैन से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को पूछेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। आज का ये महोत्सव यहाँ के द्वारहाट के लोगों के साथ मिल करके बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है। सबका योगदान यहाँ पर रहा है। सभी ने मिलजुल करके इस कार्यक्रम को अच्छा और उत्तीर्ण बनाने की कोशिश करी है। मैं एक बार फिर यहाँ के लोगों सर एक बार बताइए, जो आपके ट्रैकर गाँव में जा रहे हैं, इनका प्रमुख उद्देश्य क्या है? इनका प्रमुख उद्देश्य ये है गाँव में जा कर के लोगों के फौज के बारे में बताना और हमारे आज़ादी के बारे में बताना और वहाँ के लोगों के मिल करके फौज के प्रति और देश के प्रति उनका मान और सम्मान बढ़ाना। धन्यवाद सर। आगे बढ़ेंगे। 2022 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत के रंग ढंग बदले हुए हैं। चुनावी महासमर में उतरने के लिए राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं, तो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में सुल्तानपुर जाते समय युवा हृदय सम्राट भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री शिवेंद्र विक्रम शाही का त्रिवेदीगंज प्रथम आगमन पर जोरदार स्वागत हुआ। साथ ही जय भाजपा तय भाजपा के जोरदार नारे लगे। इसके साथ ही काशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल में बच्चों को मास्क और थर्मल स्कैनिंग मशीन स्कूल को प्रदान करते हुए सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। आपको बता दें कि आदित्य शुक्ला के नेतृत्व में अक्षय लाल, दिनेश दीक्षित, शैलेंद्र अवस्थी, अंकित सिंह, अमन जायसवाल, गुड्डू, रत्नेश, अवलंब, अतुल, नंदकिशोर, अवकाश, अभिषेक, शंकर, अंशु, देवेंद्र और सभी साथी गणों के साथ सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे, जिसकी बड़ी संख्या में लोग जिसमें जुटे और इस पहल की काफी सराहना की। आगे बढ़ेंगे। देशभक्तों से ही देश की शान है, देशभक्तों से ही देश का मान है। हम उस देश के फूल हैं यारों, जिस देश का नाम हिंदुस्तान है।
इसी हिंदुस्तान की धरती में तमाम ऐसे जांबाज रहे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी शहादत तक दे दी। कुछ इसी देशभक्ति के जज्बे को लिए युवा सोच आर्मी एवं युवा भारत रिसर्च एसोसिएशन संस्था द्वारा भगत सिंह यूथ अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी, योगेंद्र छोकर, अजय चौकर व आर्मी के संस्थापक रोहित जोगी ने उन युवाओं व संस्थाओं को सम्मानित किया जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य क्रांतिकारी तरीका अपनाकर समाज में उत्कृष्ट करने वाले पूरे देश से 51 समाज सेवियों का आभार व अभिनंदन कार्यक्रम रखा, जिसमें न्यूज एंकर आलोक राजा को भी सम्मानित किया गया। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। और आजादी की इसी गाथा को बयां करते हुए तमाम समाज सेवियों ने अपनी बात रखी, जिसमें समाज सेवी दीपक गोस्वामी, हेमंत जी, सतीश कुमार व प्रशांत आर्या जैसे लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने रोहित जोगी के कार्यों की काफी सराहना की। आपको बता दें कि रोहित जोगी काफी सामाजिक सरोकारों से जुड़कर नई प्रतिभाओं को लगातार मंच प्रदान कर रहे हैं। युवाओं के एक प्रेरणा बिंदु और एक ऐसे विचार के नायक जिसने समाज को दिशा दी, समाज को एक शब्द दिया कि नया सोचोगे, नया करोगे तो जिंदगी में बदलाव होगा। भगत सिंह जी की, उनकी और उनके विचारों की आज बात करने के लिए युवाओं को यहाँ पर एकत्रित किया गया और हम आभारी हैं युवा सोच संगठन के भाई रोहित जोगी जी के, जिन्होंने सारे देश के ऐसे ऐसे कुछ लोगों को इकट्ठा किया। उनकी सोच में पहला शब्द है राष्ट्रभक्ति, पहला शब्द है समाज के लिए कुछ नया करना, क्योंकि कहावत भी है, गाना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी है दिल जमाने के लिए। सोच बदलेगी। आगे बढ़ेंगे। जन्मदिन तुम्हारा है, तोहफा हमारा होगा, पार्टी तुम्हारी होगी तो केक हमारा होगा, खुशियां तुम्हारी होंगी तो इजहार हमारा होगा। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ ऐसे ही प्यार के इजहार के साथ मनाया सीतापुर के रहने वाले ऋषि मिश्रा ने अपना जन्मदिन, जिसमें दोस्तों के साथ मस्ती और परिवार के साथ जन्मदिन मनाने का एक अलग ही मजा नजर आया। घर में माता पिता व दादी ने दिल से लगाते हुए आशीर्वाद दिया, तो बहनों ने भी अपने भैया को दिल से शुभकामना दी, क्योंकि जन्मदिन की खुशियों को सेलिब्रेट करना एक खास मौका है। दोस्तों ने भी मानो यही कहा हो कि तुम्हारी दोस्ती का कोई जवाब नहीं, ऐ दोस्त तुझको क्या उपहार दूं, तू तो खुद ही लाजवाब है। हैप्पी बर्थडे दोस्त। दरअसल हर किसी को अपने जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार रहता है और उससे जुड़ा हर सदस्य इस पल को सेलिब्रेट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आपको बता दें कि सीतापुर के रहने वाले ऋषि मिश्रा IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर चुके हैं और एक सम्मानजनक नौकरी पाने के लिए वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में पूरी शिद्दत से लगे हैं और जिंदगी में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए ऋषि का संघर्ष लगातार जारी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देश को जो देता अन्न, अब वो होगा संपन्न। कम लागत, अधिक मुनाफा, कृषि कर्म में करेगा इजाफा। खेती किसानी या पशुपालन में वृद्धि, किसान की मेहनत में दिलाएगी सिद्धि। उन्नत तरीके, विशेषज्ञों का साथ देगा किसान को मजबूत आत्मविश्वास। किसान की हर समस्या का एक कॉल पर होगा समाधान। देखिए खेती किसानी सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे और सुबह 5:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। बॉलीवुड की हर खबर
फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक। देखिए हर हलचल बॉलीवुड तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। चार धाम यात्रा के मद्देनजर सुबह चमोली जिले की सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से कोविड टेस्ट और ई पास की चेकिंग की जा रही है। वहीं गोचर, पाखुलावाल, ग्वालदम, देवाल और अंतिम ब्लॉक जोशीमठ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन टीम युद्ध स्तर पर कोविड वैक्सीनेशन अभियान में लगा है। कोविड की पहली खुराक 100% लगाने में पहले स्थान पर होने के बाद अब जोशीमठ क्षेत्र के पांडुकेश्वर में वैक्सीन टीम मौजूद है। चमोली जनपद में 18+ और 45 से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को प्रतिदिन कोविड-19 की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। कोरोना महामारी से सीमांत जनपद चमोली की आम जनता को सुरक्षा प्रदान कर रही है। वहीं आपको बता दें कि कोविड की दूसरी खुराक लगाने में भी चमोली जिला पहले स्थान पर है। बैरियर्स पे हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं। अगर उन वैक्सीनेट नहीं है और ड्यू डेट है तो उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। किसी भी जो भी हमारा पांडुकाल बैरियर हो, पांडुकेश्वर बैरियर हो, गोचर बैरियर हो, जितने भी हमारे बैरियर्स हैं सब जगह हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी लोग वैक्सीनेट सब सर्टिफिकेट लेके आए और उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है तभी उनको अलाउ कर रहे हैं आगे जाने के लिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में जो राज्य सरकार द्वारा SOP निर्गत की गई है उसके क्रम में चारधाम यात्रा का सैटरडे से विधिवत संचालन शुरू किया गया है। इसमें हमारे द्वारा यही अनुरोध है कि जो प्रशासन द्वारा SOP जारी की गई है उसमें कोविड से रिलेटेड प्रोटोकॉल हैं और जो यात्रियों पर 1000 व्यक्तियों की सीमा है उसका अनुपालन किया जा रहा है। और समस्त जो विभाग हैं उसमें चाहे वो हमारा NHIDCL है और BRO है, पेयजल संस्थान है और विद्युत विभाग है, उनको निर्देशित किया गया है कि वे अपनी व्यवस्थाएं सुचारू करें और ताकि यात्रियों के लिए कोई उनको दिक्कत का सामना ना करना पड़े और यात्रा का संचालन सुगम रूप से किया जा सके। वृंदावन से अयोध्या पहुंचे सदगुरु ऋषिकेश्वर महाराज ने महंत नरेंद्र गिरी के संदिग्ध मौत पर कहा कि सनातन धर्म सत्ता से, पैसों से, धन से उत्तम नहीं हुआ, ज्ञान से उत्तम हुआ। पैसों के लिए, संपत्ति के लिए जिसने ये काम किया है ये सतयुग में भी होता रहा है, द्वापर में भी हुआ है, त्रेता में भी हुआ, कलयुग में भी हो रहा है, जिसमें सनातन धर्म और मजबूत होकर निकलेगा। वहीं सदगुरु श्री ऋषिकेश्वर महाराज ने कहा कि समाज को ये बताना पड़ेगा, नहीं तो जवाब देते थक जाएंगे, क्योंकि धार्मिक पीठ पर यह जिम्मेदारी होती है और लोगों के तनाव को कम करे। कहीं ये आत्महत्या आ गई, कहीं लोगों ने पूछा कि धार्मिक पीठ शीर्ष गद्दी पर बैठकर संत आत्महत्या कर सकता है तो फिर उसको तनाव किस बात का है? संत तो तनाव दूर करते हैं, संत क्यों तनाव ले गए, इसकी व्याख्या होनी चाहिए। कि सनातन धर्म कभी भी सत्ता से, कभी पैसों से, धन से उत्तम नहीं हुआ है, वो ज्ञान से उत्तम हुआ है। पहली बात, ये जो परंपरा है, अगर पैसों के लिए ऐसा जिसने किया है, गद्दी के लिए किया है और पीठ के लिए ऐसा किया है, संपत्ति के लिए ऐसा किया है, तो ये सतयुग में भी होता आया, द्वापर में भी हुआ, त्रेता में भी हुआ, कली काल में भी हो रहा है। इससे सनातन धर्म मजबूत ही होकर निकलेगा। लोग समझ पाएंगे कि हमने सत्ता, पैसे और समृद्धि को ही केवल जो धर्म समझ लिया है, धर्म वास्तव में आत्मिक उन्नति का नाम है, आनंद का नाम है और आत्मज्ञान का नाम है। तो हमें समाज को ये बताना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को, नहीं तो जवाब देते देते हम थक जाएंगे, क्योंकि धार्मिक पीठ पर ये जिम्मेवारी होती है कि वो लोगों के तनाव को कम करे। कहीं अगर ये आत्महत्या आ गई और लोगों ने पूछ दिया कि धार्मिक पीठ के श्रेष्ठ गद्दी पर बैठे हुए आत्महत्या कर लेते हैं, उनको कैसा तनाव, तो फिर इस बात का व्याख्या बड़ी जोर से होना चाहिए।
जातिगत जनगणना की मांग करने वाली एनडीए के अनुप्रिया पटेल और नीतीश कुमार को संविधान का पाठ पढ़ने की सलाह राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने वाराणसी में दी। दरअसल वाराणसी में काशी क्षेत्र के सभी मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करके सर्किट हाउस पहुंची थी। आगामी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा को लेकर एक एक कर सभी मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ चुनाव के दृष्टिकोण से संगठनात्मक समीक्षा की, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए काशी क्षेत्र की चुनाव सह प्रभारी ने स्पष्ट किया कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुमत के साथ आ रही है, जिसका मुकाबला करने के लिए अभी कोई विपक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक बैठक जो हमारी आज शुरू हुई है, चूंकि हम कैडर बेस पार्टी है इसलिए चुनाव को लेकर हमें कोई बहुत विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं होती है। सत्ता हमारे लिए केवल सत्ता ही प्राप्त करना है, ये हमारे दल का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। इसलिए हम तो हमेशा हर वक्त कार्य करते हैं, संगठन के तौर पर कार्य करते हैं। तो आज चुनावी बैठकों की शुरुआत हुई है, ऐसा आपकी तरफ से जो विषय है, मुझे लगता है कि ये सांगठनिक बैठक है। जो हम सांगठनिक बैठक करते हैं जिसमें हमारे यहाँ पर दल की तरफ से हम अपने कामों को बूथ तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के हम विरोधी रहे हैं और हमने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है। जिन दलों ने तुष्टीकरण की राजनीति की है वो आज कहाँ पर खड़े हैं ये दिखाई देता है। इसलिए हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। हम सबका साथ सबका विकास, प्रधानमंत्री जी का ये जो मूल मंत्र है, हम उसी की दृष्टि से आगे बढ़ते हैं। एक बार महाराष्ट्र की तरफ पलट के उद्धव ठाकरे जी को जरा देखना चाहिए। बहुत से प्रश्नों के उत्तर उनको स्वयं मिल जाएंगे। मैं महाराष्ट्र की पूर्व प्रभारी रही हूँ। तो क्या लगता है मैम, यूपी को इस चुनाव को लेकर, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं और प्रभारी यहाँ का बनाया गया है, क्या लगता है चुनाव का अब तक आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? बहुत मजबूत स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार में आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। लड़ाई किससे मानती है अपना? विपक्ष अभी दिखाई नहीं देता है। सब चुनाव थोड़ा पास आने दीजिए। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।